हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुशील एंथोनी है। अभी मैं काफ़ी दिन के बाद क्लासेस आपके लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में थे और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग जो अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, अब हम लोग एंड में ही पहुँच रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने सभी कुछ पढ़ लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें बच गई हैं। हम लोगों के पास बच गया है रेस्पिरेटरी या क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पल्मोनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उससे हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं। तो अब हमारे पास दो चीज़ बच गई है। एक हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या पल्मोनरी डिसऑर्डर्स बच गए हैं, और हमारे पास बच गया है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज़। तो आज मैं आपको बताऊंगा पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो वीडियोस हमने पहले बनाई हैं उसमें लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और जो बच्चे व्यूज़ कर रहे हैं, अगर व्यूज़ करने में आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो कंटेंट है, अगर वो कंटेंट आपकी समझ से परे है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मेरी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, या बहुत टफ है, या बहुत सरल है, और आप किस तरीके का चाहते हैं, तो मैं स्टूडेंट से प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग उसमें कमेंट जरूर करें कि आप उसमें चेंजेस क्या चाहिए, आप चाहते क्या उसके लिए। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि एनसीईआरटी का कोई भी सिलेबस आपके लिए न छूटे, चाहे वो आपका बोर्ड की परीक्षाएं हों, और चाहे वो आप जो बच्चे नीट के लिए या किसी दूसरे मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर वो उसके लिए भी चाह रहे हैं करने के लिए, तो उनको जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को पास करने में कोई दिक्कत ना हो, वो किसी भी तरीके से पीछे न रहने पाए। मेरी ये कोशिश रहती है। बाकी व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर बच्चे मतलब मेरी क्लासेस से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। तो आप बेफिक्र होकर, ऐसा नहीं कि मतलब हमको ख़राब लगेगा या बुरा लगेगा, आप बेफिक्र होकर कमेंट करिए कि सर आपकी क्लास समझ में नहीं आती, और आपके वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती, आपका कंटेंट समझ में नहीं आता। और अगर समझ में सब कुछ आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छा कमेंट करिए। दैट्स ऑल। तो अब हम लोग एकदम एंड में पहुंच चुके हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का धड़म निकल चुका है, अब बस पूंछ भर पूंछ बची है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज और कल में मैं आपके सारे जितने ये खर्च को है हम लोग ख़त्म कर देंगे, और हम लोग फिर नेक्स्ट सिस्टम में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। खैर, एनी हाउ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब हमारे पास दो चीज़ें बच गई हैं। एक चीज़ें बच गई हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम्स, और एक बच गया है पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, दोनों बेटा ये अलग अलग टॉपिक है मगर रिलेटेड लंग से ही है, कैपेसिटीज। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको मालूम है कि हम लंग्स के अंदर कितनी हवा को भर सकते हैं, ठीक, कितनी हवा को हम निकाल सकते हैं, फोर्सली हम कितनी हवा भर सकते हैं, फोर्सली हम कितनी हवा निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैपेसिटीज मतलब होता है कि जब दो वॉल्यूम को मिलाकर लंग्स की जो क्षमता बनती है हवा को रिटेन करने की, हवा को या तो निकाल देने की, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो आज के लेक्चर में या आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि लंग्स आर नेवर एम्प्टी। ठीक है, आपके लंग्स कभी भी खाली नहीं होते, उसके अंदर कुछ ना कुछ हवा क्या रहती है, भरी रहती है। पहली बात तो ये है, आपके लंग्स कभी नहीं खाली होते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछे दिल खोल के लिखिए कि लंग्स कभी खाली नहीं होते। हमेशा लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचा रहता है, कुछ ना कुछ हवा बची रहती है, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, पहली चीज। तो अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे कौन कौन से पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, यहां मैं पहले से नोट डाउन करके लाया हूं ताकि हमारे पास समय बचे, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। सपोज, ठीक है, तो पहला वॉल्यूम जो बेटा है उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल टाइडल वॉल्यूम मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम जब आराम से बैठे हुए हैं, जब हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं, क्योंकि हम तेजी से हाँफते हैं। वी आर हंगर फॉर द एयर, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लेना चाहते हैं।
लेकिन जब आप इत्मीनान से बैठे, जब आप हमारी वीडियो को देखने बैठ रहे होंगे, आप क्लासेस करने बैठ रहे होंगे, टीवी देखने बैठ रहे होंगे, तो आप नॉर्मली हवा लेते हैं ना, मतलब नॉर्मली आप इंस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मली आप एक्सपायरेशन करते हैं। तो जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं और हम जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, ऐसा हवा का वो वॉल्यूम, हम लोग लिक्विड को और एयर को वॉल्यूम में नापते हैं, केजी में तो नापते नहीं है, इसको हम लोग मिलीलीटर या लीटर में नापते हैं, ठीक है। तो यहां पर ही द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना है बेटा? दैट इज 500 ml। यानी हम नॉर्मली 500 ml इनहेल करते हैं और 500 ml ही हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। मगर मैंने आपसे पहले एक लाइन लिखी कि लंग्स आर नेवर एम्प्टी। तो लंग्स जब एम्प्टी नहीं होते, इसका मतलब कि अभी भी नॉर्मली इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में कुछ ना कुछ हवा क्या है? बची रह गई है। उसकी जिक्र बाद में करेंगे। तो नॉर्मली जो हम एयर को इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और जिसका नॉर्मल वैल्यू है 500 ml, यानी इतना ही हम खींचते, इतना ही हम निकालते। नंबर 2, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या चीज है भैया? देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेशन यानी 500 ml टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेशन यानी 500 ml टाइडल वॉल्यूम का जो हमने बाहर निकाला। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि 500 ml आपने अंदर खींचा और 500 ही ml आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि आपने जब 500 ml अंदर खींचा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, यानी 500 ml तो आप इंस्पायर करते ही करते हैं नॉर्मली, टाइडल वॉल्यूम, प्लस आपने और क्या खींचा? 2500 से 3000 ml आपने एयर और खींच ली, यानी प्लस 2500 भी हम मान के चलते हैं। तो यानी कि अब आपकी लंग्स ने कितनी हवा खींच ली? 3000 ml। ये कैपेसिटीज में आएगा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। लेकिन क्या हो गया? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो 500, सॉरी यहां मैंने गलत कर दिया, 500 ml आपने खींचा और 500 ml ही आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया, माफ कीजिएगा, 500 ml आपने इंस्पायर्ड किया और 500 ml आपने क्या किया? एक्सपायर्ड किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? अब 500 ml एक्सपायरेशन के बाद आपने और कितना फोर्सली हवा को अपने अंदर खींच लिया? कितना खींच दिया आपने? 2500 ml से 2500 ml से 3000 ml। इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद। उसके बावजूद कुछ ना कुछ हवा बची रह गई है। ध्यान दीजिएगा, लंग्स आर नेवर एम्प्टी, लंग्स आर नेवर एम्प्टी। आपने 500 ml खींचा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। आपने 500 ml बाहर निकाला, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। 500 ml बाहर निकालने के बाद आपने 2500 से 3000 ml और आपने खींच लिया। जब इसको आपने और खींच लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसी का उल्टा है बेटा, ठीक। आप फोर्सली आप एक्सपायर करने के बाद जब और फोर्सली इंस्पायरेशन कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। फिर क्या बोल रहा है? कैन बी एक्सपायर्ड। फिर आपने छोड़ा और आप कितना फोर्सली निकाल सकते हैं, यानी वो हवा, वो एयर का वॉल्यूम जब दैट कैन बी एक्सपायर्ड, जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं। कितना आपने बाहर निकाला था? 500 ml, ठीक। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन 500 ml, नॉर्मल एक्सपायरेशन 500 ml इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? ये निकालने के बाद आप और कितनी हवा निकाल दिए, उसका वैल्यू कितना है? 1000 से 1100 ml। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब आखिरी में आपका बच गया रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि हवा लंग्स के अंदर
कभी कभी, कभी नहीं सॉरी, हमेशा ही कुछ ना कुछ हवा क्या रहती है, बनी रहती है। तो लंग्स आर नेवर एम्प्टी फॉर व्हाट, ड्यू टू द रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलती डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन नेवर बी रिमूव्ड। हवा का वो वॉल्यूम, एयर का वो वॉल्यूम जो कभी भी नहीं निकाल सकते आप, कोई माइक लाल नहीं निकाल सकता लंग्स में से, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है, 1100 से 1200 ml। इज दैट क्लियर? यही बेटा वो वॉल्यूम है जिसको हम कभी भी लंग्स से निकाल नहीं सकते। ठीक, निकलेगा एक ही शर्त पे, जब या तो लंग्स पंक्चर हो जाए, कोई क्या बोलते हैं शार्प वुंड हो जाए, कोई चाकू मार दे, कोई गोली मार दे, तब क्या होता है, लंग फड़फड़ा के सिकुड़ जाता है। सपोज आपका लंग्स ऐसे है और लंग्स ऐसे हो गया, गुब्बारे के समान, इसमें आपने पिन चुभोई तो गुब्बारा सिकुड़ गया, तो लंग्स में तरीके का बैलून है, लंग्स भी क्या हो गया, सिकुड़ गया। इज दैट क्लियर? तो वो स्थिति होती है जब गोली लग जाए या कोई चाकू से ऐसे मार दे और लंग्स पंचर हो जाए, तो उसकी सारी हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दैट इज कॉल्ड एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस इज अ एयरलेस स्टेट ऑफ लंग। खैर वो तो बहुत आगे की बात है, जब आप डॉक्टर्स बन जाएंगे या कोई मेडिकल कोर्स में चले जाएंगे तब की बात है वो। सो दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, छोटा टॉपिक मैंने बनाया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मुझे लग रहा है कि वीडियोज आधे घंटे 25 मिनट 26 मिनट की हो रही हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं छोटी छोटी वीडियोज बना के आपको फटाफट डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेसिडुअल कैपेसिटीज। ओके, बाय बाय।